जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम आलोचना विधा की क्लासेज कर रहे हैं और प्रीवियस के कुछ क्लासेज आपने देखा महत्वपूर्ण आलोचना के केंद्र में जो आलोचक रहे हैं उनकी रचनाएं जो रही हैं उन पर बात हुई थी। इसके बाद हमने समग्र विवेचन किया था कि आलोचना के केंद्र में कैसे शुक्ल जी हैं, उनसे पूर्व की यात्रा क्या रही है और शुक्लोत्तर में क्या महत्वपूर्ण रहा है। अब एक एक करके शुक्ल जी से पूर्व काल में अगर देखें तो भारतेंदु और द्विवेदी युग में कैसे पत्र पत्रिकाओं ने अपनी अहम रोल अदा की और उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में भी बात किया था, इस क्लास में भी हिंदी आलोचना के उन्हीं पिलर्स पे बात करेंगे जो कि शुक्ल जी से पूर्व जो है पूरे आलोचना क्षेत्र को अपने योगदान से एक तरीके से समृद्ध किए। उन्हीं में से जो है भारतेंदु और द्विवेदी युग की संधि संयोजक के तौर पे देखें तो उसमें जैसे लाला भगवान दिन ये आते हैं, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे बाल मुकुंद गुप्त को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पत्रकारिता से ही चीजें शुरू की, बहुत निर्भीक पत्रकार रहे। श्याम सुंदर दास की आप रचनाओं को भाषा साहित्य में पढ़ते हैं तो एक अकादमिक प्रणेता के तौर पे इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी लोकवादी आचार्य थे। बाकी हमने देखा कि भाषा साहित्य में इनका क्या और उसके शुद्धिकरण और एक रूप देने में व्याकरणिक तौर पे इन्होंने बहुत योगदान दिया। लाला भगवान दीन भावुक और आक्रामक आलोचक थे। इनमें हमें देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स इनके हैं कि जैसे भारतेंदु और द्विवेदी की जो यात्रा रही यहाँ से यहाँ तक की, उसमें जो फाउंडेशन का काम किया वो हिंदी गद्य के उन नायकों ने जो भारतेंदु द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी, उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया पत्रिकाओं ने। उसमें भी कुछ एकेडमिक क्रिटिसिज्म में जैसे हम श्याम सुंदर दास को देखते हैं और कई चीज़ों में हमने देखा डिबेट भी हुआ था कि देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं, अगर बिहारी बड़े हैं तो क्यों बड़े हैं, देव बड़े हैं तो क्यों बड़े हैं। तो एक तरीके से डिबेट भी, डिस्कोर्स भी छिड़ा कवियों के मूल्यांकन को लेके और इसी बहाने कम से कम हमारे आलोचना विधा में हमने देखा तुलनात्मक आलोचना जो है केंद्र में आया। इसमें जो इस युग में एक आलोचना के केंद्र में पत्रिकाओं में जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं तो इनकी सरस्वती जो पत्रिका है बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका रही है। तो सरस्वती की देखें तो अपनी विशेषता है। लाला भगवान दीन, अब अगर यहाँ पे देखिए लाला भगवान दीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार के तौर पर रहे और इनका अगर देखें तो ये दीन उपनाम इनका था। छतरपुर में कवि समाज और काव्यलता नामक साहित्यिक संस्थाओं का निर्माण इनकी देन है और ये भारतीय भवन के जो है संस्थापक भी रहे हैं। तो ये लाला भगवान दीन के बारे में है। तो लाला भगवान दीन जो है इनका 1905 में जो लाला भगवान दीन है, आप यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं ये 1905 में लाला भगवान दीन, इनका लक्ष्मी उपदेश लहरी, इसका इन्होंने संपादन किया। और हमने पिछले ही क्लास में बात की थी तुलनात्मक आलोचना वाले में कि कैसे लाला भगवान दीन जो है केशव, जैसे ये विवाद छिड़ता है कि देव बड़े हैं कि बिहारी, तो बिहारी और देव संबंधी विवाद में भगवान दीन है वो किसकी तरफ से बात करते हैं, देव को बड़ा बताते हैं कि बिहारी को बड़ा बताते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसमें ये बहुत प्रबल समर्थक रहे हैं बिहारी के। एक तो इनको बिहारी बहुत जो है उनके समर्थक रहे पहले नंबर पे, दूसरे इनके प्रिय कवि में केशव आते हैं। ये लाला भगवान दीन की बात कर रहे हैं। और छतरपुर में कवि समाज और काव्यलता, मैंने बताया कि संस्थाओं का इन्होंने निर्माण किया। और यहाँ तक जब ये काशी विश्वविद्यालय में थे तो ये केशव और बिहारी, इनके अध्यापक जो थे भगवान दीन, इनके शुक्ल, हरिओ शुक्ल, ये सब सहयोगी भी थे। तो इनका ये लक्ष्मी उपदेश लहरी 1905 में और 1915 में अंक लक्ष्मी का, तो आप ये देखिए कि क्या है, एक पत्रिका के ही माध्यम से योगदान है। दूसरे हिंदी हिंदुस्तान भारत मित्र अखबारी चुनार, अब ये देखिए अभी तक तो आप इनको याद करते थे कि ये किसके हैं, लेकिन इन पत्रिकाओं के जैसे हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का अगर जुड़ाव देखें तो उन पत्रिकाओं में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनका जुड़ाव जैसे सरस्वती पत्रिका से रहा है। तो सरस्वती पत्रिका का अगर टाइम लाइन देखें तो इलाहाबाद इंडियन प्रेस ये 1903 से 20 तक की यात्रा रही है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का रहा है। दूसरा बाल मुकुंद गुप्त का देखें तो बाल मुकुंद गुप्त जो है इनका जो है अखबारी चुनार, हिंदी हिंदुस्तान और भारत मित्र, ये 3 पत्रिकाएं हैं। अब बाल मुकुंद गुप्त जो है, और यहाँ से भी आप देखिए कि ये जुड़ाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास का किस तरीके से रहा है। अखबारी चुनार
कोहिनूर, हिंदी हिंदुस्तान, भारत मित्र, ये पत्रिकाएं निकलती थी। इनके माध्यम से क्रिटिसिज्म जो होता था वो इन पत्रिकाओं के माध्यम से किसी विशेष मुद्दे पे हिंदी साहित्य में होता था। लेकिन अगर इसी चीज को एक रूप अकादमिक तौर पे दिया जाए कि श्याम सुंदर दास जैसे संस्था निर्माता और अकादमिक प्रणेता के तौर पे देखें तो 1976 से लेके 1945 ईस्वी संस्थागत योगदान के तौर पे श्याम सुंदर दास का देखें तो सबसे बड़ी बात है कि हिंदी में अगर कहें कि एकेडमिक आलोचना, किसी ने अगर अध्यापकीय आलोचना की, जिसे हम शुक्ल को पढ़ते हैं तो सैद्धांतिक आलोचना उनका है, व्यवहारिक आलोचना में आपने देखा। बाद में आप देखिए देव और बिहारी को लेके पद्म सिंह शर्मा और लाला भगवान दिन का, इन लोगों का एक तुलनात्मक आलोचना की दृष्टि देखने को मिलता है। उसी तरीके से किसके अंदर ऐसा है कि अध्यापकीय आलोचना एक एकेडमिक जगत के द्वारा आलोचना की दृष्टि देखने को मिली, तो वो श्याम सुंदर दास हैं, है ना। और इनका संस्थागत योगदान है क्या? इनका संस्थागत योगदान में देखें तो 1893 में नागरी प्रचारणी सभा, 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किनके द्वारा? यही यानी श्याम सुंदर दास के द्वारा। 93 में नागरी प्रचारणी सभा का टाइमलाइन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नागरी प्रचारणी सभा 1893। इसमें आप देखिए कि कौन कौन और लोग योगदान दिए थे, तो उसमें राम नारायण मिश्र ने दिया था, शिव कुमार सिंह ने दिया था। 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष भी रहे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। शोध और संपादन इनका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है इनका शोध संपादन। हिंदी के पहले शोधार्थी अगर कहे तो वो श्याम सुंदर दास है, और पीताम्बर दत्त बड़द्वाल का निर्देशन इनको मिला था, और इस क्रम में हिंदी शब्दसागर और पृथ्वीराज आसो का संपादन किया। मैंने इसलिए कहा कि श्याम सुंदर दास को आप देखेंगे अकादमिक प्रणेता के तौर में, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो पहला शोधार्थी है, किसके निर्देशन में? पीताम्बर दत्त बड़द्वाल के निर्देशन में। और वो जो किस चीज का संपादन करता है, तो इनकी प्रमुख जो कृतियां हिंदी शब्दसागर और पृथ्वीराज रासो, इनका इन्होंने संपादन किया। बाकी बात करें आलोचनात्मक कृतियों की, तो आलोचना के कृतियों में इनका साहित्यालोचन 1923 रहा, भाषा विज्ञान 1924 रहा, हिंदी भाषा का विकास 24, और ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण कृति हैं। साहित्यालोचन 23, भाषा विज्ञान 24, हिंदी भाषा का विकास 1924। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार देखें तो बाबू साहब के इतिहास को मनुष्य के अन्य सांस्कृतिक चेष्टाओं के संदर्भ में देखा गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो श्याम सुंदर दास के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकेडमिक यानी अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात कैसे किया, संस्थागत इनका योगदान कैसे रहा, और शोध और संपादन के संबंध में कि किस तरीके से नहीं पीताम्बर दत्त बड़द्वाल का निर्देश, और कैसे हिंदी शब्दसागर और पृथ्वीराज रासो का इन्होंने संपादन किया। अब आगे हम देखें कि नागरी पिछाड़ी जो है वहां से लेके विश्वविद्यालय तक की यात्रा। तो नागरी पिछाड़ी से विश्वविद्यालय तक की यात्रा की बात करें तो 1800 पहले चरण में तो यही होता है कि 1893 में नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना। काशी में अगर देखें पहला साहित्यिक संस्था कौन सा है, तो नागरी पिछाड़ी सभा है, जिसकी स्थापना 1893 में। दूसरे चरण पे जैसे पहुंचे तो 1896 से 1908 हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज एवं विवरण, यानी 93 में जब संस्था स्थापित हो जाता है और साहित्यिक क्षेत्र में काम बढ़ जाता है, तो 96 से लेकर 1908 में हिंदी हस्तलिखित जो ग्रंथ हाथों से लिखे उनका पता चलने लगता है, उनकी खोजबीन शुरू हो जाती है। और इसी क्रम में आप देखते हैं कि हिंदी जगत में 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हो जाता है, और 1903 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना, और 21 में तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले एमए हिंदी विभाग की स्थापना। तो नागरी पिछाड़ी से एक जैसे आप सोचिए कि हिंदी की खोजबीन के लिए एक संस्था का निर्माण होने से एक विश्वविद्यालय का बनना की इसकी विकास यात्रा क्या रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखें तो ये जो है पहले लोकवादी आचार्य के तौर पे, और समय इनका 1864 से 1938 ईस्वी, ये इनकी यात्रा है। इनकी प्रमुख कृतियों में यानी द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियों में है कवि कर्तव्य 1901 में, इनका कवि कर्तव्य, नायिका भेद 1903 में, और कालिदास की निरंकुशता 1910 में। तो ये कवि कर्तव्य कई बार पूछा गया, नायिका भेद इनका है। संपत्ति शास्त्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उस दौर में कोई अर्थशास्त्र पर दुर्लभ कृति लिख रहा है तो मधुरेश कहते हैं कि उनके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा भारतीय जनता के शोषण का अप्रतिम दस्तावेज कहा जाए तो वो संपत्ति शास्त्र है। और द्विवेदी जी ने संपत्ति शास्त्र लिखा, इसका मतलब उस समय हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन थे उन पे भी हमारे लेखक का ध्यान गया था।
और बाकी दोष दर्शन से कोई परहेज नहीं, यानी कालिदास प्रिय होने के बावजूद उनकी कमियों को इन्होंने उजागर किया। कविता में मनोरंजन के साथ साथ उपदेश की बात किसने की थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और नायिका भेद और प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने का विरोध किया। तो ये कुछ विशेष चीजें द्विवेदी जी के बारे में है। अब किसी भी विषय को थोड़ा सा विस्तार, इन्होंने कहा कि देखिए साहित्य अपने आप में एक किसी भी चीज को अगर आप साहित्य में देखें तो वो जगह मिल सकता है। यानी एक चींटी से लेकर आप कहें कि बहुत बड़ा जीव जंतु में हाथी होता है, तो जैसे एक चींटी है, चींटी से लेके हाथी, इसका मतलब प्रकृति और पशु दोनों। समाज यानी एक भिक्षुक से लेके एक राजा, यानी आप देखिए कि एक तरफ भिक्षुक है, एक तरफ राजा, विरोधाभास स्थिति समाज और मनुष्य। यानी काव्य के विषय की बात की जाए, कोई कहे कि हम अपने काव्य का विषय क्या रखें, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उसको ये कहते हैं कि उदारवादी दृष्टि से सोचो कि एक चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु और भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य सभी पर कविता हो सकती है। और क्योंकि हम कहते हैं कि कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, कविता उपदेश परक होना चाहिए, इसीलिए सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। तो ये इनका कहना है। और ये कहते हैं कि देखो अब वो समय नहीं रहा कि काव्य का विषय केवल आप नायिका भेद और श्रृंगार की बातें करें, नहीं, बल्कि आपको करना है तो संपूर्ण जीवन और प्रकृति की बातें करें। इसी क्रम में बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त जो है विनोदशील और निर्भीक पत्रकार के तौर पर रहे। यानी मूलतः अगर देखें तो बाल मुकुंद गुप्त की प्रकृति क्या रही है? मूलतः इनकी प्रकृति रही है निबंधकार की। हिंदी गद्य के नायकों में अगर महत्वपूर्ण दृश्य देखें तो भारतेंदु और द्विवेदी युग दोनों को जोड़ने वाला काम जो है ना, यानी एक तरीके से देखें भारतेंदु युग को अगर कहें कि द्विवेदी युग, भारतेंदु को अगर द्विवेदी युग से जोड़ने, यानी ये अगर बात करें कि सरस्वती पत्रिका का काल हो गया, एक नाट्य मंचन का काल, और अगर इसको जोड़ने का काम किया है तो संयोजक का काम किया है बाल मुकुंद गुप्त। इनकी जो जीवन की एक आरंभिक दौर जो है वो शुरुआत ही पत्रकारिता से होता, वो भी इनको दोनों चीजें की, विनोदशील भी और निर्भीक भी। बहुत बड़ी बात है कि कोई पत्रकार अपने आप में निर्भीक है, सच बोलने का मादा रखता है, और विनोदशील भी है। समय 1865 से 1907, शैली चुटीली, व्यंग प्रधान और वह निर्भीक। दूसरा, भारत मित्र में बांग्ला नाटकों की इन्होंने समीक्षा की थी, भारत मित्र पत्रिका में, वो भी बांग्ला के नाटकों की। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास तारा को कलंक भरी पोथी किसने कहा था? वो कहा था बाल मुकुंद गुप्त ने। इनकी कृतियों में शिव शंभू का छठा, ये हम लोग यूजीसी नेट में पढ़ते हैं, चिट्ठे और खत, अदकिला फूल, भाषिक समीक्षा इनका, और इनकी अपनी प्रसिद्ध कृति शिव शंभू का चिट्ठा तो है ही। और अब यदि देखें कि जो बाल मुकुंद गुप्त है, एक अनिस्थिरता शब्द को लेके जो है बहुत बड़ा विवाद छिड़ा था हिंदी में, और बहुत प्रसिद्ध ये विवाद रहा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, इनकी रचना भाषा और व्याकरण, वो सरस्वती में प्रकाशित हुआ। भाषा और व्याकरण शब्द क्या था? अनिस्थिरता। और व्याकरणिक मानकीकरण और कठोर नियम महावीर प्रसाद द्विवेदी के लगते हैं। दूसरी तरफ जब इन्होंने भाषा और व्याकरण लिखा, सरस्वती पत्रिका में वो प्रकाशित हुआ, उसी में टर्म अनिस्थिरता आया, और अनिस्थिरता को पकड़कर उसकी प्रक्रिया में आत्माराम के छद्म नाम से आलोचनात्मक लेख लिखा बाल मुकुंद गुप्त ने। अब द्विवेदी जी के कई प्रयोगों को त्रुटिपूर्ण माना और सही रूप इन्होंने प्रस्तुत किया। तो बात ये हुआ कि जो व्यक्ति, खुद द्विवेदी जी, सरस्वती में आप देखिए तो उस समय सरस्वती अपने आप में किसी भी रचना के लिए रास्ता दिखाने वाला था, उसी में गड़बड़ी हो गई, अनिस्थिरता सबको, उसी में त्रुटि हो गई, और वो त्रुटि बाल मुकुंद जी ने आत्माराम के छद्म नाम से आलोचनात्मक लेख में लिख के दिखा दिया। अब इतने में क्या हुआ कि उसी भाषाई परमार्जन को लेके गुप्त जी जो है शब्दों की आत्मा के वो पारखी थे, तो वो जो है एक तरीके से बहस छिड़ गया। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब भाषा और व्याकरण जो सरस्वती में छपा, अनिश्चितता को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने जब आत्माराम के छद्म नाम से लेख लिखा, तो भाषा की अनिश्चितता नामक लेख में बाल मुकुंद ने द्विवेदी के कई प्रयोगों को चिंत माना कि कैसे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं,
और ये नोक-झोंक दोनों लोगों का लेख बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि वेंकटेश्वर समाचार के संपादक मेहता से, लज्जाराम मेहता से शेष शब्द को लेकर इनकी विवाद भाषा परिमार्जन की दृष्टि है। तो इनका निकल के क्या आता है कि शब्दों की अगर आत्मा के पारखी देखे जाए तो ये थे। और यहाँ तक कि व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्र में भी देखेंगे तो गुप्त का अवदान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत रत्न में इन्होंने मुंशी उदित नारायण द्वारा बांग्ला नाटक असुमति की समीक्षा की थी। इन्होंने तारा उपन्यास का हमने अभी बताया, कलंक भरी पोथी उसको कह दिया, अतकिला फूल को, गुलशन ए हिंद को, तुलसी सुधाकर को, इन सब पे भी आलोचना किया। और इनकी और भी अन्य आलोचनाएं हैं। लाला भगवान दीन भावुक और एक तरीके से आक्रामक आलोचक, क्रोध आवेश अक्खड़पन में है और छायावाद का इतना कड़ा विरोध किए भगवान दीन ने कहा कि वो तो छोकरावाद है। क्यों छोकरावाद है? क्योंकि उसमें रोमानी भावधारा और प्रबल स्थिति में, तो रोमानी भावधारा के प्रति हेय दृष्टि से दीन ने उसको छोकरावाद कह दिया। इन्होंने छतरपुर में कवि समाज और काव्यलता के संस्थापक रेनन किशोर नवल के अनुसार मिश्रबंधु और पद्म सिंह शर्मा की धारा के आलोचक दीन रहे लाला भगवान दीन। इन्होंने बिहारी बोधनी लिखा और बिहारी के समर्थन में किस तरीके से जब देव की बात आई थी तो देव को दरकिनार कर बिहारी को स्थापित किए, भावुकतापूर्ण टीका लिखा, वीर पंच लिखा, व्यंगार्थ मंजूषा लिखा दीन ने। तो ये सारी चीजें बिहारी सतसई का हमने पिछले ही बात की थी कि कैसे पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई तुलनात्मक आलोचना जब 18 में उनका अध्ययन हुआ तो पद्म सिंह ने बिहारी को बड़ा कवि कहा, फिर कृष्ण ने देव और बिहारी करके देव को बड़ा किया, फिर दीन ने बिहारी को स्थापित किया। ये तीनों लोगों का विवाद पिछले क्लास में ही बताया था और क्योंकि अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे, इन्हीं के कि इन्होंने क्या है हिंदी आलोचना विधा में अपना योगदान दिया, तो तुलनात्मक आलोचना खैर इन लोगों का पिछली क्लास में था। बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन जिसमें बिहारी को श्रेष्ठ बताया गया। कृष्ण बिहारी मिश्र ने जब आलोचना की देव और बिहारी का क्रिटिक किया तो उसमें देव को बड़ा बताया। फिर दीन को ये नहीं रहा गया तो उन्होंने बिहारी और देव में बिहारी को बड़ा किया। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव में कृष्ण बिहारी मिश्र का आक्रामक उत्तर दिया और केशव की तुलना में भी देव को निकृष्ट किया, यानी दो लोगों पे मोहर लगा दिया कि केशव की तुलना में भी देव निकृष्ट हैं, बाकी तो बिहारी है ही। और इनके दूसरे प्रिय कवि कौन हो गए? केशव हो गए। हिंदी आलोचना में अगर देखें तो हमने 3-4 लोगों को देखा। श्याम सुंदर दास अकादमिक तौर पे, द्विवेदी जी नायिका भेद का समय नहीं है, चीजों को नैतिकता से जोड़ के समाज को आगे बढ़ाओ। भगवान दीन शास्त्रीय और रीतिकालीन कवियों में किस तरीके से बिहारी को पुनः प्रतिष्ठित करना, और बाल मुकुंद गुप्त ने अपने तीखे व्यंग पत्रकारिता के माध्यम से कैसे अनिश्चितता जैसे टर्म को पकड़ कर ये बताने की कोशिश की कि अगर भले ही कोई संपादक भले ही सरस्वती का हो तो ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति से त्रुटि नहीं हो सकता, उससे भी जो गलती हो सकती है। तो एक तरीके से इन्होंने ये चीजें बताई। तो ये हमने 4 स्तंभों को देखा कि जिनपे बाद में आप देखें इनके संस्थागत प्रयासों से वो जमीन मिल जाता है, जिसपे आगे चल के आप देखिए शुक्ल जी को हम लोग पढ़ते हैं तो ये कहाँ से, यहीं से वो भाव भूमि मिलता है कि जिनसे हम आगे के लिए वो पढ़ते हैं। अभी इन रचनाकारों का अगर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं जो हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। हमने यहाँ पेज नहीं ऐड किया था, लेकिन ऐड करके आपको बताएं कि कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं और वो हमें पता होना चाहिए। जैसे इंडियन प्रेस प्रयाग से निकलती थी सरस्वती पत्रिका, है ना, तो वो तो 1903 से 1920 तक वो पत्रिका निकलती रही और अगर देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट पत्रिका रही है हिंदी जगत में, उसके बारे में तो आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इनके अलावा भी कुछ काव्य कृतियाँ हैं जिसको अगर आप देखें तो द्विवेदी जी का हमें पता होना चाहिए और महत्वपूर्ण कृतियों में से है। मैंने पहले से नहीं इसको लिखा ताकि लिखते दौरान आपको पता चले। तो गद्य में इनकी करीबन 50 मौलिक कृतियाँ, 14 अनुवाद की हैं। तो जो महत्वपूर्ण कृति है जिनसे द्विवेदी जी की कृतियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये अभी वो बता रहे हैं कि जो इनकी मौलिक कृति हैं जो हमें एक तरीके से पता होनी चाहिए इनकी मौलिक कृतियों में, उनमें कौन कौन सा आता है। एक तो जैसे कई बार एग्जाम में देखा होगा, नैसद
चरित चर्चा। इसको लिख इसलिए रहे हैं ताकि आप खुद भी लिखें और आपको याद होता रहे। तो नैषध चरित चर्चा इनका कब आता है, क्रम से देखें तो 1900 ईस्वी में नैषध चरित चर्चा। इन्होंने हिंदी कालिदास जो है उन पे भी समालोचना की है। तो हिंदी कालिदास की समालोचना और ये जस्ट अगर आप देखें तो एक साल बाद 1901 में। वैज्ञानिक कोश नाट्य शास्त्र जैसे हम भरत मुनि का पढ़ते हैं वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी नाट्य शास्त्र पे लिखा और ये मौलिक कृति के तौर पे 1907 में, तो ये 1906 में। विक्रमांक देव चरित चर्चा, और इसमें कौन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हम आपको वो भी बताते हैं। अगर आप प्रीवियस के प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको खुद आइडिया होगा। विक्रमांक देव चरित चर्चा 1907 में इनकी मौलिक कृति है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका समय अगर देखें तो 1907। 1907 में इनकी बहुत सारी रचनाएं थी। संपत्ति शास्त्र भी, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कालिदास की निरंकुशता, और ये 1912 में है। वनिता विलाप, रसज्ञ रंजन, आप खुद भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे चीज़ें याद होती रहे, क्योंकि लिखने से, देख के और सुनने से इस तरीके से, कई तरीके से अपना के चीज़ें याद होती हैं। और क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं पूछी जाती हैं इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी और रचनाकारों का तो बहुत कम था। रसज्ञ रंजन कालिदास। और एक चीज आपने देखा है कि कालिदास में इनकी कई रचनाएं हैं, आलोचनात्मक कृतियां हैं। कालिदास और उनकी कविता। ये जो है रचना सुकवि संकीर्तन, ये भी कई बार पूछा गया है किसकी रचना है। सुकवि संकीर्तन करके 1924। साहित्यालाप 1926। कोविद कीर्तन। अब इसमें देखिए ये जितने भी हमने बताए भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के, वैसे तो 50 वो हैं, लेकिन ये वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन यदि देखें कि द्विवेदी जी का 64 से 1938 में जो यात्राएं रही हैं तो उनमें इनकी मौलिक जो कृतियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हमने थोड़े से देखे यहाँ पे। अब इसमें हमें देखना है कि नैषध चरित चर्चा इंपॉर्टेंट है। कालिदास को आप पॉइंट आउट करिए कि कालिदास पे इन्होंने कई लिखा है, तो कभी भी किसी एग्जाम में आए तो हमें ध्यान रखना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, 1907 में है। संपत्ति शास्त्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1907 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से इन्होंने कालिदास पे कैसे लिखा है। कालिदास पे एक तो इनका कालिदास की निरंकुशता पे है, एक कालिदास की समालोचना करके है, एक कालिदास और उनकी कविता करके है।
है ना। और ये जो कालिदास और उनकी कविता करके एक तरीके से अगर आप देखें हिंदी जगत में, तो ये उनकी आलोचनात्मक पुस्तक है। ये जो है आलोचनात्मक, ये कृति में आता है, इंपॉर्टेंट है। रसक रंजन कई बार पूछा गया, 1920 में है रसक रंजन। सुकवि संकीर्तन 1924 इंपॉर्टेंट है। साहित्यालाप कोविद कीर्तन करके है। बाकी इन्होंने पुस्तक समीक्षा की है। इनकी पुस्तक समीक्षा अगर देखें, जो इनकी पुस्तक समीक्षा है हिंदी नवरत्न करके 25 पृष्ठ पे, ऐसे मतिराम ग्रंथावली पे है, हिंदी नवरत्न की समीक्षा है, तो वैसे बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी नवरत्न पे। बाकी हमने आपको ये बता ही दिया कि कैसे इनका जो है संपत्ति शास्त्र अर्थशास्त्र पर लिखित एक दुर्लभ कृति है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो द्विवेदी जी एक तरीके से देखें ना तो एक संपादक के तौर पे तो थे ही, और ये कहते हैं कि जो संपादक के रूप में द्विवेदी जी थे भी, वो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती के जो विषय में सरस्वती ने उसमें जो है टिप्पणी की गई कि वो काव्य सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुए को ठीक राह पर लाने वाला है, इसमें वो संजीवनी है जिसकी प्राप्ति हिंदी के और किसी भी काव्य से नहीं हो सकती। तो ये देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली में इस चीज को बताते हैं कि एक संपादक के तौर पे द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त की ही खोज थे। बाकी कालिदास पे हमने बताया कि इन्होंने देखिए कई रचना लिखा ना, क्यों लिखा, क्योंकि एक तरीके से अगर पूछे तो जो कालिदास थे वो इनके प्रिय कवि थे, और अगर कालिदास प्रिय कवि हैं तो प्रिय कवि पे तो लिखा ही जाएगा, इसलिए। लेकिन जो उनको दोष दर्शन था तो उससे भी उन्होंने परहेज नहीं किया, उस पर भी हुआ। बाकी इन्होंने ये समझाया कि देखो मनोरंजन के साथ साथ उपदेश की भी मांग, अगर देखें तो मनोरंजन के साथ उपदेश भी दो। यमुना के किनारे किनारे तो केली कौतूहल के अद्भुत वर्णन बहुत कर चुके, ना परकियाओं पर प्रबंध लिखने का समय, ना स्वकियाओं की गतागत की पहली विचारण की। तब वो समझाते हैं देखो छोटी सी चीज, चींटी से लेके हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेके एक तरीके से राजा पर्यंत सब पे कविता कर सकते हो। तो एक लोकवादी आचार्य, और इस तरीके से हमने जो है शुक्ल जी से पूर्व जितने महत्वपूर्ण आलोचक थे उनको लगभग कवर कर लिया है। अब शुक्ल युगीन आलोचक, शुक्ल जी के समय में तो जितने आलोचक थे जो महत्वपूर्ण थे उन पे पहले एक एक डेडिकेट क्लासेस ले लिए थे, लेकिन जो अन्य आलोचक उसमें आते हैं शुक्ल युगीन, अन्य आलोचक शुक्ल युगीन आलोचकों में, और उन पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्लासेस समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी को मुझसे जुड़ना है तो हिंदी और प्राइट प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ पे 4 से 5 बैच जो चल रहा है उसमें जाके आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें यूजीसी नेट यूनिट 9 निबंध विधा कंप्लीट है, यूनिट 10 में कुछ क्लासेस बाकी है, एक गद्य की किताबों पे जो क्लास है साहित्य के इतिहास पे, उसमें प्रमाणिक किताबों पे क्लासेस चलनी है। बाकी इतनी चीज़ें हैं, हमने साहित्य शास्त्र की यूनिट 3 को भी अपडेट कर दिया है। धन्यवाद।